बच्चों, आज हम करते हैं साख नियंत्रण की रीतियों। कौन कौन सी साख नियंत्रण की रीतियां हैं जिनके माध्यम से बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है, केंद्रीय बैंक। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण का ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसे वो दो प्रकार से करता है। एक उसके क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा क्वालिटेटिव मेथड्स, परिमाणात्मक विधियां और दूसरी गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक का मतलब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स वो विधियां हैं, साख नियंत्रण की वो विधियां हैं जो कि साख की मात्रा को सीधा प्रभावित करती हैं और उसको नियंत्रित करती हैं, उसको कम करती हैं, उसको ज़्यादा करती हैं। साख यानी मुद्रा, देश में करेंसी की मात्रा को कम और ज़्यादा सीधा उसकी मात्रा को जो प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं वो हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। और दूसरा है गुणात्मक विधियाँ, क्वालिटेटिव मेथड्स। वह साख के प्रयोग और व्यवहार को नियंत्रित करती है और साख का प्रयोग केंद्रीय बैंक के वांछित प्रयोग में ही, वांछित तरीकों से ही किया जा सकता है और अवांछित उपयोगों पर वह अनावश्यक क्षेत्रों में साख विस्तार पर रोक लगा देती है। इसे व्यवहार में क्वालिटेटिव मेथड्स कहा जाता है। वास्तव में केंद्रीय बैंक दोनों प्रकार के तरीकों से सम्मिश्रण करके अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इसकी जो साख की केंद्रीय बैंक को साख के नियंत्रण नीतियां जो हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष परिवर्तन और तरल कोषानुपात में परिवर्तन, ये है। तो सबसे पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण की नीतियाँ। अब हमने ये देखा है कि इन रीतियों से बैंकों के उधार देय कोषों में घटत बढ़त होती रहती है और उसकी साख नियंत्रण करने की क्षमता पर उसका प्रभाव जो है इससे सीधा पड़ता है। इसमें सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण जो विधि है वो है बैंक दर। बैंक दर बच्चों क्या होती है कि एक बैंक अपने अधीन बैंकों को ब्याज उधार देता है, बैंक अपने नियंत्रित बैंकों को उधार देता है। तो जिस दर पर वह उधार उनको देता है, जिस ब्याज दर पर वह उन्हें उधार देता है, ऋण की सुविधा प्रदान करता है, वह बैंक दर कहलाती है सरल भाषा में। और इसकी वैसे फॉर्मल लैंग्वेज में इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस अनेक विद्वानों ने की है। व्यवहार में इसका बहुत प्रयोग हमारे यहाँ होता रहता है, हर जगह होता रहता है और बैंक दर बहुत अधिक व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो इसको साधारण भाषा में बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। इसे बैंक, कुछ देशों में इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। पीटर फ्रॉस्टेक ने यह कहा है कि कटौती दर नीति वह है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक अपने द्वारा चुनी हुई अल्पकालीन संपत्ति की पुनर्कटौती की शर्तों तथा परिस्थितियों में परिवर्तन करता है अथवा सुरक्षित ऋण देता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा देता है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि केंद्रीय बैंक की वह ब्याज दर जिस पर वह व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। अब केंद्रीय बैंक की नीति में सर्वप्रथम 1839 में इंग्लैंड में केंद्रीय बैंक द्वारा यह प्रयोग किया गया और अब वर्तमान में सभी देशों में इसका प्रयोग साख नियंत्रण में किया जाता है। भारत में भी अनेकों बार इसमें परिवर्तन किया गया आज़ादी के बाद और इसकी घटत बढ़त कर साख की मात्रा को नियंत्रित किया गया। 1903 में बैंक दर 6.5
से घटाकर 6 की गई थी और उसके बाद निरंतर इसे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत करते रहते हैं। वर्तमान में 2020 में बैंक दर 4.40% है, जो कि अभी 0.75% कम की गई है। पहले ज़्यादा थी, अभी कोरोना संकट के बाद में इसे थोड़ा कम कर 4.4% किया गया है। अब इसमें कम करने का और ज़्यादा करने का क्या प्रभाव होता है, ये आप बहुत क्लियर से समझ लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है ये केंद्रीय बैंक का। तो इससे क्या है, मौद्रिक दरों में, संपूर्ण मौद्रिक दरों में परिवर्तन आता है। जब बैंक दर बढ़ जाती है तो ब्याज दर भी बढ़ जाती है और उससे ऋणों की मात्रा घटती है और साख में संकुचन होता है। इसके विपरीत जब बैंक दर घट जाती है तो मुद्रा बाजार में भी ब्याज दरें गिर जाने से ऋण लेना सस्ता हो जाता है और ऋणों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए साख प्रसार होता है। इसलिए बैंक दर कम होने पर उसे सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है और बैंक दर अधिक होने पर उसे महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है। तो ये दोनों ही साख नीति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अब जब केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को कम करना चाहता है तो वह बैंक दर बढ़ा देता है, और जब वह साख की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो वह बैंक दर को कम कर देता है। बैंक दर में कमी होने से मुद्रा बाजार में अधिक ऋणों की मांग होती है, विनियोग में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, साख का प्रसार होता है, सामान्य ब्याज दर कम हो जाती है। इससे विदेशी विनिमय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश के विदेशी पूंजी बाहर आने लगती है। और इसके विपरीत जब बैंक दर बढ़ती है तो सामान्य ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, ऋण महंगा होने से साख का संकुचन होता है, मूल्य और रोजगार का स्तर गिरता है, विदेशी विनिमय दर अनुकूल हो जाती है। इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ते रहते हैं। अब बैंक दर में जब कमी और वृद्धि की जाती है तो उसके अनेकों प्रभाव होते हैं। तब वृद्धि की जाती है तो विनिमय दर देश के विपक्ष में हो तो उसमें सुधार करना होता है। भुगतान संतुलन देश के विपक्ष में होने से बड़ी मात्रा में स्वर्ण बाहर जाने लगता है, सट्टे की प्रवृत्ति पर रोक लगती है, साख के प्रसार पर रोक होती है और प्रतिशोध की भावना से बैंक दर में यदि वृद्धि कर दे तो दूसरा देश भी बैंक दर में वृद्धि कर उसे दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो ये इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं और ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है बैंकों का और इसे बहुत अधिक प्रयोग में लिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वो ये है कि इस रीति के माध्यम से जब देश में साख की मात्रा अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक अपने स्वर्ण और प्रतिभूतियों को बाजार में सीधा बेच देता है और जब सीधा विक्रय करता है, इससे जनता और बैंकों में से मुद्रा खींचकर केंद्रीय बैंक के पास आ जाती है और स्वर्ण और प्रतिभूतियां जनता के पास चली जाती हैं। इससे साख नियंत्रण क्षमता कम हो जाती है, साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक देश में साख की मुद्रा की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय कर देता है, खरीदता है, जिससे जनता और बैंकों के पास की मुद्रा की मात्रा आ जाती है और बैंकों के पास जमाएं बढ़ने से साख निर्माण की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार दोनों तरीके से खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना के माध्यम से केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रण करता है। बहुत सक्सेसफुली यह भी भारत में किया जाता रहा है। प्रोफेसर कॉक ने इसके बारे में डेफिनेशन दी है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रत्यक्ष रूप से यथाशीघ्रता से चलन मुद्रा की मात्रा और व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों को घटाता बढ़ाता रहता है। बैंक नकदी की पूर्ति में वृद्धि या कमी साख की मात्रा को और भी तीव्र गति से बढ़ाती घटाती रहती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ब्याज दरों व साख के सापेक्षिक परिवर्तन लाना भी कीमत स्तर, लागत, उत्पादन और
व्यापार में आवश्यक समायोजन लाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक अपने खुले बाजार की क्रियाओं के क्रियान्वयन से रोजगार, उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर, आर्थिक ढांचा में सुदृढ़ता का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। अब बच्चों, यह बात आप देखो कि खुले बाजार की क्रियाएं उसी देश में सफल हो सकती हैं जिसमें देश में बाजार सुसंगठित हो, इफ़ेक्टिव हो। इसके प्रतिभूतियों को बेचने से लोग खरीद सकें, बैंकें खरीद सकें। प्रतिभूतियों को खरीदने से जनता पे उसका असर तभी होगा जबकि बाजार संगठित हो और केंद्रीय बैंक में प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्षमता हो। दूसरा, प्रतिभूतियों को खरीदने की जनता व बैंकों में तत्परता हो और जनता के पास द्रव्य की मात्रा में वृद्धि या कमी मुद्रा बाजार में साख और मुद्रा में क्रमशः कमी वृद्धि को जन्म तभी दे सकती है। और ऋणों की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी यह सफल नहीं हो सकता। और व्यापारिक बैंकों की ऋण नीति में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से अधिक ऋण देने और मुद्रा की मात्रा घटने से कम ऋण देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी ये सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं हैं। और तीसरा है बैंकों के आरक्षित नगद कोषों में परिवर्तन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशो, CRR। यह भी हमने बहुत व्यवहार में लिया और इसका नाम अक्सर न्यूज़पेपर्स और समाचार पत्रों में और टीवी पर अक्सर सुना जा सकता है कि CRR किसे कहते हैं, CRR क्या, किसको कहते हैं और इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह बहुत आम तरह से भारत में यह प्रचलित है। आजकल प्राय सभी केंद्रीय बैंक अपने संबद्ध बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात नगद कोष के रूप में अपने पास रखते हैं, ताकि केंद्रीय बैंक इन जमाओं का उपयोग सदस्य बैंकों को उधार देने, उसके बिलों की कटौती और समाशोधन के दायित्व को पूर्ण करने में कर सकें। जो केंद्रीय बैंक अपने पास नगद में जमा रखते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक सभी सदस्य बैंकों से उनकी सावधि जमाओं का और मांग जमाओं का कुछ निश्चित भाग अपने पास रखता है। उसमें 15% वृद्धि और कटौती करने का अधिकार केंद्रीय बैंक को है और वह समय समय पर कटौती और वृद्धि करते रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय बैंक की CRR 4% है। बैंक के पास में ये लंबा इतिहास है। प्रारंभ में ये 10% से अब इसको 4% कर दिया गया। ये घटती रही समय समय पर, बहुत सारी स्टेजेस रहीं जब को इसको घटाया गया। 1996 में इसे घटाया गया, फिर 96 के बाद 97 में, फिर 99 में, 2003 में 4.5 हो गया था और अभी वर्तमान में 2020 में ये 4% की दर है। तो अगर केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को कम करना चाहता है तो इन कोषों के प्रतिशत में वृद्धि कर देगा, जिससे सदस्य बैंकों के पास नगद कोषों में उस सीमा तक कमी होने से साख निर्माण की क्षमता कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि साख का विस्तार करना चाहता है तो केंद्रीय बैंक उन नगद कोषों को घटा देता है। इससे सदस्य बैंकों के पास नगद कोषों में वृद्धि होने से साख निर्माण क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर बैंकों के पास कुल जमा 100 करोड़ है और आरक्षित कोष 4% हैं तो रिजर्व बैंक के पास 4 करोड़ रुपए नगद जमा करने पड़ेंगे, जिससे वह 96 करोड़ रुपए रहेंगे। और अगर वह 10% बढ़ा दिया जाए तो और अधिक जमा होने के पास बैंकों के पास साख नियंत्रण की क्षमता और बढ़ जाएगी। साख नियंत्रण बहुत ही उपयोगी रीति है।